Hello people, here we are to have a quick revision of chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 की अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हम टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया था इस चैप्टर को। सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जो पूरा हमने पीपीटी नोट से पढ़ा था और जो हमने कहा था पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जो नोट्स हैं उन्हीं से आपने भी पढ़ना है। उसके बाद में आया डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हमने डिटेल में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो डिपॉजिट रिसीट्स का पूरा आउटलुक हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। तो एंड का बहुत ईजी था, मेन हमारा समय गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड डिपॉजिटरी रिसीट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली हिट रिविजन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। चलिए यार, ईसीबी के क्विक रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो हमने कुछ इस तरह से चीजें पढ़ी थी। यस 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 फास्ट समझो। यस, पहली चीज तो जो पुराना पूरा फॉर्मेट है वो हट चुका है। जो पहले आपने ये पढ़ा होगा 3 पूरी ट्रैक का, वो सब तो हट चुका है, हमने क्लियरली कहा। और अब कैसा हो चुका है, अब सिर्फ 2 वेज हैं अगर आपको ईसीबी रेस करना है। सो ईदर यू कैन रेस इन फॉरेन करेंसी और यू कैन रेज इन इंडियन करेंसी, इस तरह से हमने पढ़ा था। फिर हमने उसके बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, एलिजिबल बोरोवर्स पढ़ा, रिकॉग्नाइज्ड लैंडर्स पढ़ा, नेगेटिव लिस्ट पढ़ी थी और उसके फॉर्म पढ़े थे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, सबसे पहले हमारी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फोकस करना अच्छे से। तो टू स्टार्ट विद द लेक्चर सबसे पहले ये सारी चीजें में क्लियर होनी चाहिए कि अगर कभी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर कोई रिकॉग्नाइज्ड बोरोवर्स हैं, वो लोग बोरो कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से लोन ले सकते हैं, और इंडिया के बाहर से कुछ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हैं वो लोग लोन दे सकते हैं। सबसे पहले कौन लोग इंडिया में लोन ले सकते हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी डिटेल में कि दीज आर दी एलिजिबल बोरोवर्स, कि ये लोग इंडिया के बाहर से लोन ले सकते हैं। कौन? ऑल एंटिटीज, जनरल पॉइंट, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। हर वो एंटिटी जो एफडीआई ले सकती है वो इंडिया के बाहर से ईसीबी ले सकती है, सबसे क्लियर हुआ। उसके बाद में ये सब लोग ले सकते हैं पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स एंड एससीजेड, सिडबी, एक्सिम बैंक एंड रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, ये लोग ले सकते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले पढ़ा एक जनरल पॉइंट, 5 स्पेसिफिक पॉइंट जो कि लोन ले सकते हैं। फिर आया रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, तो यहां पे मैंने पढ़ा एक जनरल पॉइंट और फिर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो कि लोन दे सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है? द लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ और आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री, कि एफएटीएफ और आईओएससीओ कंप्लायंट जो कंट्री है वहां से आप किसी से भी लोन ले सकते हो, पहला एस्पेक्ट। उसके अलावा हाउएवर, और ये जनरल हो गया, वहां पे जनरल क्या था कि जो भी एफडीआई ले सकता है वो ईसीबी भी ले सकता है। यहां पे आ गया कि जो भी कंट्रीज एफएटीएफ एंड आईओएससीओ इसके कंप्लायंट है वहां से आप कहीं से भी लोन ले सकते हो। उसके अलावा जनरल पॉइंट होने के बाद 3 स्पेसिफिक पॉइंट, मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे इंडिया मेंबर कंट्री वहां से भी आप ले सकते हो। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है, तो और भी जो कंट्रीज जिसके मेंबर हैं उनसे भी आप लोन ले सकते हो, वहां पे किसी व्यक्ति से। बी पॉइंट, इंडिविजुअल्स एज लेंडर कैन आल्सो बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड, जैसे कि जो हमारी इंडियन कंपनीज के फॉरेन इक्विटी होल्डर है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी फॉरेन होल्डिंग है, तो जिन्होंने उसका, जैसे यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, तो यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर को लोन भी दे सकता है, ईसीबी भी दे सकता है। उसके बाद सी, फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक्स आर परमिटेड टू रिकॉग्नाइज लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ईसीबी एक्सेप्ट एफसीसीबी एंड एफसीईबीज, तो फॉरेन ब्रांचेस जो हैं वो भी लोन दे सकते हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चलो ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में याद क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन रिकॉग्नाइज्ड बोरोवर हैं, एक जनरल पॉइंट, 5 स्पेसिफिक पॉइंट। कौन रिकॉग्नाइज्ड लेंडर हैं, तो एक जनरल पॉइंट और 3 स्पेसिफिक पॉइंट, इस तरह से याद रखना। उसके बाद में आती है बात कि नेगेटिव लिस्ट, मतलब ये जो अपन ने ईसीबी के तौर पे पैसा लिया वो लेने का यूज कर सकते हो आप कहीं भी, एक्सेप्ट फॉर, आप यूज कर सकते हो कहीं भी, लेकिन आप इन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। ये नेगेटिव लिस्ट है, रियल एस्टेट के लिए यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट में यूज नहीं कर सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो ये 3 चीजें तो आपको कंटेस्ट होनी चाहिए, इन 3 चीजों के लिए आप इसी से भी लिया हुआ पैसा यूज नहीं कर सकते, नेगेटिव लिस्ट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फिर आता है वर्किंग कैपिटल पर्पस एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन एक्सेप्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। मतलब ये 3 केसेस में भी आप पैसा लेके खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा है तो आप ले सकते हो इन 3 केसेस में। कहने का मतलब है यूनिलीवर, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को पैसा देना चाहती है, ईसीबी देना चाह रही है, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। फॉरेन इक्विटी होल्डर्स आप 3 केसेस में स्पेशली दे सकते हो। और लास्ट पॉइंट, ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर अबव एक्टिविटीज। ऑन लेंडिंग मतलब लोन लिया और फिर आगे हम उसके बदले पे लोन दे रहे हैं। मैंने 10,000 करोड़ का लोन ले लिया और फिर यहां पे छोटे छोटे लोगों को मैं लोन दे रहा हूं, उसको कहते हैं ऑन लेंडिंग। तो ऑन लेंडिंग के काम के लिए आप ईसीबी यहां पे नहीं ले सकते हैं। व्हाट इज सेइंग कि नेगेटिव लिस्ट है, तो इन 3+3+1 के लिए आप ईसीबी रेज नहीं कर सकते। तो इन तीनों, इन 6 पॉइंट प्लस 1 7 पॉइंट के लिए ईसीबी रेज करना अलाउड नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में है। सबसे क्लियर। और फॉर्म क्या होता है तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है,
ये बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, वनीला बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके अंदर आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो चार्ट है पीपीटी, मतलब 4 पीपीटी के अंदर हमें पूरा ईसीबी कवर करते हैं। सबसे पहले पीपीटी से आपको याद होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है, रिकॉग्नाइज्ड बोरोवर कौन है, और नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या है, ये आपको याद है। पहला पीपीटी हो गया। दूसरा पीपीटी आता है, फोकस करना, स्पेशल प्रोविजंस जो कि ईसीबी के लिए है। सबसे पहला स्पेशल प्रोविजन आता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड का। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड शुड बी 3 इयर्स, कि 3 साल का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी होना चाहिए, तभी आप ईसीबी रेज कर सकते हो। और ये मैंने आपको रेगुलर बैच में पढ़ाया, ये पीरियड नहीं है, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है। तो हो सकता है कि आपने 5 साल तक लोन का रिपेमेंट किया हो, लेकिन उसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कुछ 2.5 ईयर आ रहा हो, तो आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड आना चाहिए 3 इयर्स का। रेगुलर बैच में उसका कैलकुलेशन भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होना चाहिए कितना, बेंचमार्क प्लस 450 पॉइंट्स, मतलब बेंचमार्क रेट जो है प्लस 4.5%, इतना आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग हो सकता है ईसीबी के लिए। एक बेंचमार्क सेट करें, मान लीजिए बेंचमार्क आगे 8%, तो 8 प्लस 4.5% आप 12.5% का मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है, इससे ज्यादा आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। उसके बाद में अदर कॉस्ट शुड नॉट इन ऑन एनी कॉस्ट एक्सीड 2%, कि अदर कॉस्ट किसी भी हालत में 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजों में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फॉरेन करेंसी, ट्रैक 1 ट्रैक 2, ये पुराना ट्रैक 1 ट्रैक 2 है। अब आपको पता है ट्रैक 1 ट्रैक 2 का मतलब क्या हो गया फॉरेन करेंसी में, तो आपको हमने जब पढ़ते हुए भी लिखा था, इसको हम कट करके ऐसे कर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हेन यू रेज इन फॉरेन करेंसी। ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 का मतलब जब फॉरेन करेंसी में रिस्क है, ट्रैक 3 जब इंडियन करेंसी में रिस्क है। तो क्या कन्वर्जन अलाउड है क्या, तो लिखा है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 मतलब फॉरेन करेंसी में अगर आपने लोन लिया है तो दैट इज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और अगर ट्रैक 3 मतलब इंडियन करेंसी, ये मैं आपको क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में पुराने तरीके से पढ़ चुके हो, अब ये ट्रैक हट चुके हैं। अब सिंपल होता है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड है, तो ये है हमारा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और दूसरा है हमारा इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड। तो अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो आपका एक्सचेंज होगा एज पर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ अग्रीमेंट। और वहीं अगर आपका इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड तो आपका करेंसी रेट होगा एज पर द डेट ऑफ सेटलमेंट। हेजिंग के प्रोविजन, तो फिर उन्होंने डिटेल में हेजिंग के प्रोविजन दिए कि हेजिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो, हेजिंग आप कैसे अपनी अपनी सिक्योरिटी को सेव कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए, हमने रेगुलर बैच में इसको 15-20 मिनट लग के डिस्कस किया था कि अगर फॉरेन करेंसी लोन है तो रिस्क किसका है, आपका है, बोरोवर का है, तो बोरोवर करेगा हेजिंग, बोरोवर करेगा हेजिंग। वहीं अगर मैं बात करता हूं इंडियन रुपीस में लोन लिया, आपने रुपी डिनोमिनेटेड लोन लिया है, तो रिस्क सेलर का है ना, सेलर मतलब गिवर का है, लेंडर का है, तो लेंडर करेगा हेजिंग। तो समझना, अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो हेजिंग विल बी डन बाय बायर, और अगर वही इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड तो हेजिंग विल बी डन बाय सेलर। चलो उसके बाद में आता है चेंज ऑफ करेंसी, क्या हम करेंसी को चेंज कर सकते हैं क्या, तो अगर आपने किसी भी और करेंसी में लोन लिया है तो उसको, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर में लोन लिया है, तो डॉलर को आप यूरो वगैरह किसी और करेंसी में भी चेंज कर सकते हो, उसको रुपीज में भी चेंज कर सकते हो, अलाउड है। लेकिन अगर आपने रुपीज में लोन लिया है तो उसको आप डॉलर में चेंज नहीं कर सकते। तो समझ आया, फॉरेन करेंसी लोन लिया तो इंडियन रुपीज में अलाउड है, किसी और करेंसी में चेंज करना भी अलाउड है, लेकिन अगर आपने इंडियन रुपी में लोन लिया तो उसका फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हो गया चार्ट नंबर 2। तो चार्ट नंबर 1 में आपको सिर्फ 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए चार्ट नंबर 1 के अंदर, कि रिकॉग्नाइज लेंडर, एलिजिबल लेंडर कौन है, एलिजिबल बोरोवर कौन है, और नेगेटिव लिस्ट क्या है। फिर यहां पे आपके 4 पॉइंट आ जाते हैं फिर वापस, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 3 इयर्स की होनी चाहिए, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग इज बेंचमार्क प्लस 4.5%, अदर कॉस्ट कैन बी मैक्सिमम 2%, और ये जो ट्रैक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड में जो डिफरेंसेस है। उसके बाद में आता है अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजन में लिमिट आ जाती है आपकी, लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट कुछ ऐसी हमने पढ़ी थी, एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेव ईसीबी अप टू 750 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो 750 मिलियन का तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर है आपका, 750 मिलियन डॉलर्स। उस फर्दर इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड रेज फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, ये यूनिलीवर और हिंदुस्तान यूनिलीवर के वहां से आया है, तो क्या लिखा है, देयर लायबिलिटी इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 7:1। 7:1 से उनका लायबिलिटी इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने $1 लाख का तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और वो $7 लाख का डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा उनका रेशियो नहीं होना चाहिए कि $1 लाख का अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और आप $10 लाख का डेट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अलाउड नहीं है इस तरह का रेशियो। लेकिन ये रेशियो आप कब चेक करोगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर दिस रेशियो विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल द ईसीबीज इंक्लूडिंग प्रपोज्ड वन इज अप टू $5 मिलियन और इक्विवेलेंट। अगर आपका $5 मिलियन या उसके अंदर है ना तो रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये रेशियो तब चेक करोगे जब आपका $5 मिलियन से ज्यादा आपका हो रहा है इन्वेस्टमेंट। तो अगर उससे ज्यादा का ईसीबी हो रहा है तब आपको रेशियो चेक करना है, 7:1 को वॉल्यूलेट नहीं करना है। बाकी ओवरऑल लिमिट कुछ याद नहीं है, एक लिमिट कितनी होती है, तो $750 मिलियन इज द लिमिट। ये पहली चीज। फिर आ जाता है पार्किंग, बहुत भारी कंसेप्ट है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड। इसका मतलब क्या है कि हमने लोन आज ले लिया है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन में कुछ समय बाकी है,
लोन आज ले लिया लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन में कुछ समय बाकी है, तो उसको तब तक कहां रखें, उसको यूटिलाइजेशन तक हम कहां रखें, तो हम उसको पार्क कर सकते हैं, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये फॉरेन करेंसी लोन है तो आप उसको फॉरेन के अंदर ही रख सकते हो, लेकिन अगर इंडियन करेंसी लोन है तो आपको अभी कभी इंडिया में लाना होगा, तो फिर आप उसको इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हो तो आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जिसकी मिनिमम रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड आईवी है। तो यहां पे मिनिमम रेटिंग दी हुई है आपकी फिच आईबीसीए और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने दी है तो AA माइनस है, और मूडीज ने दी है तो AA3। तो इतना मिनिमम रेटिंग उस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए, उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होना चाहिए, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर इंडियन बैंक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो फॉरेन में भी। ये है अगर आप फॉरेन में करो। इंडिया में करो तो एडी कैटेगरी 1 बैंक के रुपी अकाउंट में कर सकते हो या उनके टर्म अकाउंट में भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, 12 मंथ्स। दिस इज वेयर यू कैन पार्क। ओके, फिर आता है ईसीबी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो इनके लिए एक छोटी सी बात की हुई है कि एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जनरली 3 इयर्स का होता है, राइट। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैन रेज ईसीबी फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर अंडर ऑटोमेटिक रूट विदाउट मैंडेटरी हेजिंग। तो हेजिंग कराने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी और 3 इयर्स तक का ये ले सकते हैं। तो ओवरऑल सीलिंग फॉर सच ईसीबी शैल बी $10 बिलियन और इक्विवेलेंट। तो इनके लिए जो सीलिंग है वो 10 मिलियन की दी है। तो कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन जैसे कि ऑयल हो गया, वैसे ही स्टार्टअप भी है। अगर स्टार्टअप है ईसीबी फॉर स्टार्टअप तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है क्या, यस। लेकिन सबसे पहली चीज वो स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ स्टार्टअप। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ने उसको स्टार्टअप की उपाधि दे रखी है। दूसरा, उसके अंदर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कैन बी हैज टू बी 3 इयर्स। उसके बाद में लेंडर इन्वेस्टर शैल बी अ रेसिडेंट ऑफ FATF कंप्लायंट कंट्री। However, foreign branch subsidiary of Indian bank and overseas entity in which Indian entity has been overseas direct investment as per the extent overseas direct investment policy will not be considered as recognized lender under this framework। तो एक और चीज दी है आपको, क्या समझना है, सिर्फ FATF कंप्लायंट कंपनी ही इन्वेस्ट कर सकती है स्टार्टअप में। नेक्स्ट पॉइंट, बोरोइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन और नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन कन्वर्टेबल पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। या तो लोन या फिर ये जो कन्वर्टेबिलिटी की लिमिट दी है इस तरह से आपके प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। द बोरिंग पर स्टार्टअप, अभी ध्यान रखो, द बोरिंग पर स्टार्टअप हैज टू बी लिमिटेड टू $3 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर ईदर इन INR और एनी कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। तो किसी में भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, बट लिमिट कितनी है, $3 मिलियन। मुझे बताओ ऑयल वाले के लिए कितनी है, $10 बिलियन, और वहीं हमने ओवरऑल लिमिट पढ़ी दैट इज 750 मिलियन। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो ये आपको ये आपका थर्ड एस्पेक्ट है। अब धीरे धीरे आपका कम होता रहता है इंपॉर्टेंस लेवल, और लास्ट में आपके लिए आ जाता है सिंपल सा एक टॉपिक, प्रोसीजर फॉर रिसीविंग ईसीबी। आप अप्रूवल रूट से भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक रूट से भी ले सकते हो। ऑटोमेटिक रूट में तो आपको कुछ नहीं करना है, एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जाना, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास जाना है कि हमारा ईसीबी करवा दो, ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट में आप एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जाते हैं, फिर उससे आप एप्लीकेशन भिजवाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई के अंदर एक एम्पावर्ड कमिटी बैठती है, वो अपना ओपिनियन देती है आरबीआई को, और आरबीआई उसके बेस पे अपना डिसीजन लेता है और आपको अप्रूवल मिलता है। आपने ईदर वेज अप्रूवल या ऑटोमेटिक किसी भी रूट से लोन लिया होगा, फाइनली आपके ऊपर रिपोर्टिंग तो आने ही वाली है। कौन कौन सी, कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना है आरबीआई से, कोई भी चेंजेस हुआ तो वो 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है, मंथली रिपोर्टिंग कर देनी है आपको हर एक ट्रांजैक्शन की मंथ एंड के 7 दिन के अंदर। इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं की तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो आपके ऊपर लगना चालू हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट ईसीबी। तो अगर मैं बात करता हूं ईसीबी की, तो ये जो वीडियो मैंने भी देखा ना, ये अपने अभी वीडियो कितने का हुआ है, गेस 30 मिनट्स का वीडियो हुआ है। तो ये 30 मिनट का वीडियो वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, और ईसीबी को एकदम दिल में उतार लो, बिकॉज एक बार तो ईसीबी की अंडरस्टैंडिंग हमारे लेक्चर में हो चुकी है। हमने आई थिंक 4 स्लाइड के अंदर लिए थे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हमने 4 स्लाइड्स पढ़ी थी एकदम डिटेल में, एक एक बारीक बारीक पॉइंट को। तो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस आपका हो चुका है। आपको क्या करना है, ये जो 13 मिनट का वीडियो बार बार 10-15 बार अगर आपने देख लिया महीने भर में, तो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बट कोई स्टूडेंट अगर इसको समझने के बिना कर रहा है, जिसने लेक्चर्स में अच्छे समझा नहीं और यहां पे आ रहा है, तो फिर कोई फायदा का नहीं, रट के कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। चलो, सेकंड आता है हमारा डिपॉजिटरी रिसीट। जैसे ईसीबी खत्म होता है फिर आता है डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट का जो टॉपिक है ना, वो बहुत लेंदी है बट है बहुत आसान। तो डिपॉजिटरी रिसीट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, 9.9 से लेकर एंड तक वही चल रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम ऑन टू 9.19 9.9। यस पीपल, डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में हमने शुरू किया था। सबसे पहले क्लैरिटी है, डिपॉजिटरी रिसीट होता क्या है, तो बड़े क्लियर है हम लोग। इंडियन कंपनी को शेयर्स इशू करने, तो इंडियन कंपनी शेयर्स इशू करता है टू अ डिपॉजिटरी बैंक इन अब्रॉड, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कस्टडी देता है उन शेयर्स की टू अ डोमेस्टिक कस्टोडियन, और वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है, जो हमारी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देती है टू इट्स इन्वेस्टर्स। क्लियर है हम लोग यहाँ पे। चलो, ये हो गया हमारा अबाउट
बेसिक डिपॉजिटरी। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़े दो टाइप के, स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट कौन सी होती है? स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट वेयर देयर इज अ स्टॉक अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। इफ देयर इज अ स्टॉक अग्रीमेंट इट इज अ स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट, एंड इफ देयर इज नो स्टॉक अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक दैट इज अ अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट। हमने क्लियरली पढ़ा था कि आपकी याद रखना, समझने के लिए हमने डिटेल में समझा था कि होता क्या है इसका मतलब। तो स्टॉक अग्रीमेंट है तो स्पॉन्सर्ड, स्टॉक अग्रीमेंट नहीं है तो अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल रेजिंग। कि अगर कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी को पैसा आ रहा है, दैट इज कैपिटल रेजिंग। कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से ले लेके दे रही है, दिस इज नॉन कैपिटल रेजिंग। तो समझो डिपॉजिट रिसीट दो टाइप के हो गए, स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड फर्दर हो सकता है कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल रेजिंग। इसके अलावा डिपॉजिट रिसीट दो टाइप के हो सकते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। चल, ये हुआ टाइप्स ऑफ डिपॉजिट रिसीट। फिर आता है कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट। क्या कंपनीज एक्ट डिपॉजिट रिसीट के बारे में क्या बोलता है? कंपनी से क्लियरली बोलता है रिक्वायरमेंट, यू विल हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन, agreement with overseas depository and domestic custodian, ensure compliance of RBI guidelines. Company has to appoint a merchant banker, a practicing chartered accountant, a practicing cost accountant or a practicing company secretary to ensure the compliance. इनमें से कोई एक अपॉइंट करना मैंडेटरी है। उसके अंदर डिपॉजिट रिसीट कैन बी इशूड बाय पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड वोटिंग राइट स्टेज विद द डिपॉजिटरी बैंक। ये सारी चीजें जो कंपनीज एक्ट बोल के चला गया। फिर सर सिक्योरिटीज लॉ ने क्या बोला? तो सिक्योरिटीज लॉ में एक पूरा स्कीम है, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम। उस स्कीम ने बहुत कुछ बोला, वो हमने पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें तो रेपिटेशन ही थी। ध्यान रखना क्या क्या बोला इसने। इसने कहा सबसे पहले कौन इशू कर सकता है, कि किसकी सिक्योरिटी जा सकती है? एनी इंडियन कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड। एनी इशूअर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी, एनी होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी, इनमें से, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति शेयर्स दे सकता है ओवरसीज डिपॉजिटरी को। क्लियर है हम लोग? ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू होगी। डिपॉजिटरी रिसीट्स किस प्राइस पे इशू होगी? किसी भी प्राइस पे इशू कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो प्राइस है उससे कम में इशू नहीं कर सकते। तो इंडिया में जो प्राइस है, जो आईसीडीआर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं फेयर प्राइस, उससे कम में आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू नहीं कर सकते, बाकी आप आराम से इशू करो। ओके। उसके बाद में कस्टोडियन की क्या क्या ऑब्लिगेशन है? कस्टोडियन की ऑब्लिगेशन है, कस्टोडियन हैज टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द स्कीम, कस्टोडियन हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड, कस्टोडियन हैज टू रिपोर्ट द रिकॉर्ड्स टू आईडीआर, Indian Depository, sorry, NSDL, CDSL, and custodian also has to report the transaction to SEBI, RBI, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, any other regulator जो भी मांगता है। तो एग्जैक्ट मॉड्यूल में पॉइंट है, कस्टोडियन हैज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू सेबी, आरबीआई वगैरह। साथ में कस्टोडियन ऑल्सो हैज टू फाइल टू सेबी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू। अब इन्होंने साथ में बोला था कि जो भी रिपोर्ट करेगा टू इंडियन डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी की क्या ऑब्लिगेशंस है? तो इंडियन डिपॉजिटरीज की ऑब्लिगेशन है कि उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो डिसमिनेट करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक, इंश्योर करना है कि लिमिट जो है डीआर के अंदर ही ये लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई इंडियन डिपॉजिटरीज की। चल, फिर आते हैं अदर प्रोविजंस। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? तो अदर प्रोविजन में आपने एक ही पॉइंट अच्छे से याद रखना है, वन वे फंजिबिलिटी एंड टू वे फंजिबिलिटी। बाकी से तो रिपीटेशन है। व्हाट इज वन वे फंजिबिलिटी? वन वे फंजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आज मान लीजिए मेरे पास में डिपॉजिटरी रिसीट्स है। आई वांट कि नहीं यार मुझे डिपॉजिटरी रिसीट नहीं चाहिए, मुझे तो उस कंपनी के शेयर, मेरे पास रिलायंस की डिपॉजिटरी रिसीट है, मैं कनाडा का व्यक्ति हूं, मैं कहता नहीं मुझे रिलायंस का शेयर ही खरीदना है, मैं सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट इनको कन्वर्ट करा लेता हूं सेबी के शेयर्स में। दिस इज वन वे फंजिबिलिटी, दैट डिपॉजिटरी रिसीट्स कैन बी कन्वर्टेड और रिडीम्ड इनटू इंडियन कंपनीज शेयर्स। What is two-way fungibility? Once the shares have been converted into what? Into Indian company share. Now these shares can also be reconverted back to deposit receipt. This is two-way fungibility. So one-way fungibility का मतलब हो गया when deposit receipts can be converted to underlying shares and when underlying shares can also be reconverted back to deposit receipts. That is two-way fungibility. India follows two-way fungibility. ये हो गया other provisions. सब कवर्ड है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें ना, ये सब हमने कवर किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर डिटेल में। ठीक है, मैनर एंड फॉर्म क्या हो सकता है, सब कुछ कवर्ड है, मोरलेस रिपीटेशन है। फिर आता है प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिपॉजिट रिसीट। ये किस तरह से प्रोसीजर होता है, कैसे होता है? अरे भगवान का नाम लेके आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको अनशंड अप्रूवल ले लेना है, जो मिला उसका अप्रूवल ले लो। कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग, at the board meeting discuss all the details of deposit receipts issue, pass a board resolution, call a EGM, authorize a कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड अप्रूवल ले लिया, फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लो जो कि डीम्ड मिला हुआ है, फिर अप्रूवल ले लो स्टॉक एक्सचेंज से, फिर अप्रूवल ले लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन पेंडिंग है, खत्म हो गई बात। ये सारे अप्रूवल लेने हैं आपको। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स कौन कौन सी है, तो आपकी बहुत सारी इंटरमीडिएट्स है। दो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई ओवरसीज डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक कस्टडी, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता है। उसके बाद तीन ही इंटरमीडिएट की, लीड मैनेजर जो पूरा मैनेज करने वाला है, को लीड या को मैनेजर और अंडर राइटर, को लीड या को मैनेजर एंड अंडर राइटर। ठीक है, उसके अंदर लिस्टिंग एजेंट एंड लीगल एडवाइजर, लिस्टिंग एजेंट, लीगल एडवाइजर और ऑडिटर, ये थोड़े एंसिलरी है। और ये भगवान का नाम लेके उन्होंने लिखा है, हमने भी लिख दिया प्रिंटर्स, क्योंकि क्वालिटी प्रिंट करके हम बाहर भेजने वाले।
बिल्कुल मॉड्यूल का नाम लेके, भगवान का नाम लेके हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर भी। तो ये हो गए इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व। ठीक है, तो आपको ये याद रखने पे फोकस करना है। देखो पहले दोनों तो आप भूल ही नहीं सकते, उसके अंदर लीड मैनेजर, को लीड, को मैनेजर, अंडर राइटर, ये भी काम आते हैं कहीं ना कहीं। फिर ये तीन तो याद ही रखने हैं, लिस्टिंग एजेंट, लीगल एडवाइसर एंड ऑडिटर, और लास्ट में आ जाएगा आपका प्रिंटर्स। ये हो गए आपके इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व। फिर आते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, समझना ध्यान से। तीन डॉक्यूमेंट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीन डॉक्यूमेंट्स खास कौन से हो गए सबसे पहले समझना कैसे। एक होता है आपका सबसे पहला सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, तो सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट क्यों नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो, यहां पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट जिसके अंदर लीड मैनेजर कहता है कि भाई साहब अगर सिक्योरिटीज नहीं बिकी तो ये सिक्योरिटीज मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, बट द लीड मैनेजर अग्रीज दैट इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट सोल्ड दैट आई विल सब्सक्राइब द सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। क्लियर है। लीड मैनेजर, ये लीड मैनेजर का होता है या तो ओवरसीज डिपॉजिटरी के साथ में या फिर कंपनी के साथ में। दूसरा होता है डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन कंपनी एंड द ओवरसीज डिपॉजिटरी, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पूरे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिटरी होता है, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इंडियन कंपनी होता है। तीसरा होता है कस्टोडियन अग्रीमेंट, ये लोग गलतफहमी करते हैं कभी कभी कि इंडियन कंपनी और कस्टोडियन के बीच में होता है, नहीं, ये होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी और कस्टोडियन के बीच में, दैट इज कस्टोडियन अग्रीमेंट। दिस हैज व्हाट, कस्टोडियन अग्रीमेंट हैज गॉट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कस्टोडियन, कि कस्टोडियन की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो ये हो गए आपके तीन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्स है, उसको थोड़ा शांति से पढ़ेंगे। फोकस करो सब लोग ध्यान से, लैपटॉप। चलो इन दो को एक बार शांति से देखो, एक बार रीड करो इनको। चलो बताओ सब लोग यहां पे फोकस करेंगे। एक बार आपने रीड किया होगा एजेंसी एग्रीमेंट एंड ट्रस्ट डीड, समझना ध्यान से। यस, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन में इसमें तीन डॉक्यूमेंटेशन तो इस डायग्राम में कवर्ड है। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, कस्टोडियन अग्रीमेंट, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट कवर्ड है। हम बात करें ट्रस्ट, फोकस करना केयरफुली। ट्रस्ट डीड और एजेंसी एग्रीमेंट का होता कैसा है, पूरी क्लास का फोकस है यहाँ पे। इंडिया, ये कोई भी कंपनी है, इंडियन कंपनी लिख देता हूं और इजी जाएगा। इसने इशू किया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, इसने इशू किया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। यहां पे ये इन्वेस्टर है, फोकस करना। ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टर फॉरेन में है, तो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने बॉन्ड खरीदा है। अब सुनो, ये बॉन्ड एक कंपनी इशू कर रही है, ये फॉरेनर जो है ये बॉन्ड क्यों खरीदेगा, आखिर ये भरोसा कैसे करेगा कि इंडियन कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट कर देगी। उसके लिए इंडिया क्या करती है, सुनना, इंडियन कंपनी क्या करती है, जिस भी कंट्री में एफसीसीबी इशू कर रहा है वहां पर पे कुछ रेप्यूटेड लोगों से बात करती है, उनको अपॉइंट करती है ट्रस्टी। सुनना, इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करने फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इंडियन कंपनी को ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, तो इनको चाहिए कि यार ये एक फॉरेन कंट्री का व्यक्ति है, बोले यार मैं आपकी कंपनी को नहीं पहचानता, मैं आज पैसे दे दूंगा बॉन्ड के नाम पे, आपने कल को रीपे नहीं किए तो इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या, तो ये इंडियन कंपनी उस फॉरेन कंट्री का किसी रेप्यूटेड व्यक्ति को अपॉइंट करती है एज अ ट्रस्टी। सुनना, तो इंडियन कंपनी, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, enters into a trust deed with few trustees। ठीक है, जिनके भरोसे पे ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ इंडियन कंपनी ऑल्सो अपॉइंट सर्टेन, फोकस बनाए रखो, कन्वर्जन एजेंट्स। अब ये कन्वर्जन एजेंट क्या करते हैं, सुनना, ये वो लोग हैं कि इस इन्वेस्टर को मान लो इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट लेने वो इंडियन कंपनी का इंडिया में थोड़ी आएगा, तो वो कन्वर्जन एजेंट को पकड़ता है कि हे कन्वर्जन एजेंट मुझे इंटरेस्ट दे दो। जब कन्वर्ट करने की बात आएगी अपने बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में, तब वो भी कौन करेगा, कन्वर्जन एजेंट। सो नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, Indian company in the country in which they are issuing foreign currency convertible bond, they enter into two important agreement. One, they enter into a trust deed
विथ ट्रस्टीज जो कि वहां के रेप्यूटेड लोग होते हैं उस कंट्री के। दूसरा, दे एंटर इनटू एन एजेंसी एग्रीमेंट थ्रू विच दे अपॉइंट देयर एजेंट। ये इंडियन कंपनी का एजेंट है वहां पे, ताकि इस इन्वेस्टर को, सुनना, इन्वेस्टर अब उस इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, हैविंग फेथ ऑन द ट्रस्टी, उस ट्रस्टी के विश्वास पे इन्वेस्ट कर देगा, और ये कन्वर्जन जो भी फंक्शनल काम है, इंटरेस्ट लेना है, कन्वर्ट कराना है, उस सब के लिए वो इस एजेंट को अप्रोच करेगा। तो इस इन्वेस्टर के लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती है, जो भी इसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया या फिर उसका प्रीपेमेंट हो गया या उसका कन्वर्जन में पूरा काम करता है कन्वर्जन एजेंट, और ट्रस्टी सिर्फ एक ट्रस्ट के तौर पर है। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आते हैं इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दिस। आप ये एक बार ड्रॉ कर लो। यू हैव 1 मिनट, फटाफट से ड्रॉ करो। चलो बताओ, ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन के बाद में। उसके बाद में आते हैं अदर थिंग्स फॉर इशूइंग डीआर। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट का लास्ट एस्पेक्ट है कि और क्या अदर चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ आपको लिखवाया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सिर्फ दो ऐसी चीजें इस पर सवाल आ सकते हैं, उनको स्टार मार्क करवाया था। वन इज ऑफरिंग सर्कुलर, वन इज रोड शोज। बहुत केयरफुली समझना, ऑफरिंग सर्कुलर, रोड शोज। स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखो, ऑफरिंग सर्कुलर क्या होता है? ऑफरिंग सर्कुलर इज नथिंग बट कंपनी को जब भी अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करने, कंपनी पहले इशू करती है ऑफरिंग सर्कुलर लाइक प्रोस्पेक्टस टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, सबको भेज दिया। इट इज अ मिरर व्हिच गिव्स वाइटल इंफॉर्मेशन। सब कुछ होता है इसमें आपके इशू के बारे में। इट गिव्स ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, व्हाट ऑल इट कवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था ये आपको याद रखना है। बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी एंड प्रमोटर, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेटा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये होगा मेन। उसके बाद में थोड़ा और मैक्रो लेवल पे कंट्री के बारे में, क्या इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेटस ऑफ अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में एकदम फोकस होकर अपने इशू के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जीडीआर, मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन। लास्ट में लीगल मैटर्स एंड अदर जनरल इंफॉर्मेशन। समझना ध्यान से। इसको इस तरह से आती है। जो सेकंड सेट है वो बड़ा जनरल है, कंट्री के बारे में, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, स्टेटस ऑफ अप्रूवल। उसके अंदर थोड़ा फोकस किया हमारी कंपनी पे, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, प्रमोटर, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेटा। फिर एकदम फोकस किया इस इशू पे, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जीडीआर, मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन। लास्ट में दो चीज आ जाती है, लीगल मैटर एंड अदर जनरल इंफॉर्मेशन। याद रखना है आपको ये स्पेशली कवर क्या क्या करता है ऑफरिंग सर्कुलर। फिर आता है रोड शोज। रोड शो क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ मीटिंग ऑफ 3 पीपल, कंपनी, एनालिस्ट्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। कंपनी, एनालिस्ट्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये कवर क्या करता है? ये बड़ा जनरल बात करता है, बहुत फोकस होकर बात नहीं करता। हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर हमारी बिजनेस लाइंस क्या है, हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडियन लेवल पे, हमारी पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही, पास्ट परफॉर्मेंस, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, एंड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। मैंने आपको कहा था ये आपको मल्टीपल बार लिख के और कंपल्सरीली ये याद होनी चाहिए, ऑफरिंग सर्कुलर और रोड शोज। ये एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावनाएं रखते हैं। इसके बाद में जनरल चीजें आ गई है कि इसके बाद में वापस आता है रिसर्च पेपर। ये क्या होता है कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो हमारी कंपनी के शेयर्स के बारे में, हमारी कंपनी के इशू के बारे में पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इससे होता है कि एक मार्केटिंग टूल की तरह काम आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रिसर्च पेपर्स के बेस पे फिर शेयर्स खरीदते हैं। तो ये हो गया रिसर्च पेपर। फिर आता है प्री मार्केटिंग। दिस इज नथिंग कि सिंडिकेट बैंकर क्या करते हैं कि पहले से इशू ओपन होने के थोड़े दिन पहले इन्वेस्टर्स के साथ में 1-to-1 बेसिस पे बात करके समझते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, तो उनके रिस्पॉन्स के बेस पे हम हमारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनका रिस्पॉन्स जानना है प्री मार्केटिंग। फिर ये 3 चीजें हैं, कोई खास नहीं है। टाइमिंग, प्राइसिंग एंड साइज ऑफ द इशू। तो आपको टाइमिंग बहुत केयरफुली रखना है, प्राइस बहुत केयरफुली डिसाइड करनी है, साइज जो है वो डिपेंड करना है आपको कितना पैसा चाहिए। टाइमिंग आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, किसी और कंपनी का बड़ा इशू तब नहीं आ रहा हो, और बहुत सारी चीजों को माइंड में रखते हुए आपको डिसाइड करना है टाइमिंग। देन बुक बिल्डिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द इशू। आप इवन डिपॉजिट रिसीट्स की जो प्राइसिंग है, फिक्स प्राइसिंग भी कर सकते हो, बुक बिल्डिंग के साथ भी कर सकते हो। फिर क्लोजिंग ऑफ द इशू, अलॉटमेंट, कि आपको क्या करना है, सारी चीजें जब क्लोज हो जाती है, अलॉटमेंट हो जाता है, उसके आपको विद इन सम डे पूरा जितना आप सारा क्लोज हो गया उसके विद इन लिमिटेड टाइम यू हैव टू अलॉट द सिक्योरिटीज टू द ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड गिव द कस्टडी टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन। एंड दिस इज
ऑल अबाउट डिपॉजिटरी रिसीट्स। खत्म बात हो जाती है, यहां पे डिपॉजिटरी रिसीट्स खत्म हो जाते हैं, यहां पे डिपॉजिटरी रिसीट्स खत्म हो जाते हैं। तो हमने चैप्टर को इस तरह से डिवाइड किया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग 4 पीपीटी, स्टोरी ओवर, डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसकी ये सारी चीजें एबीसीडी सब कुछ समझ आ गया, स्टोरी ओवर। फिर आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एंड स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करूं तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, सेटिस्फाइंग दीज फीचर्स। क्या? Foreign currency convertible bond. These are denominated in foreign currency. Principal and interest is payable in foreign currency. Optionally convertible in equity share of the issuing company, and they are unsecured. ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कौन इंडियन कंपनी जो है, फिर उनके बेनिफिट्स एडवांटेज सब हमने पढ़ लिए कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम प्लानिंग नहीं कर सकते ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, हमें पता नहीं कौन व्यक्ति कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा। सो देन वी कैन नॉट प्लान आर कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो इज डिफिकल्ट। लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत सारे हमें, किसको? ये जो इंडियन कंपनी इशू कर रहा है उसको क्या क्या एडवांटेजेस है? लोअर इंटरेस्ट रेट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डेट, नो इक्विटी डाइल्यूशन इमीडिएटली बाद में होगा, नो क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड जैसे कि डेट में चाहिए होता है, रेस क्विकली हो जाता है नॉट एज लाइक डेट, एंड लोअर विथहोल्डिंग टैक्स भी लगता है। फिर आ गए एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या क्या एडवांटेज है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में? देखो एक ही पॉइंट है, वही घुमा फिरा के 4 पॉइंट तक खींचा है। एडवांटेजेस ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। डेट का एडवांटेज क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है, आपको डाउनवर्ड रिस्क से प्रोटेक्शन रहता है। इक्विटी का क्या है? अपवर्ड पोटेंशियल अनलिमिटेड रहता है। और दूसरा इक्विटी का बेनिफिट आपको ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यही इन्होंने घुमा फिरा के लिखा है। लास्ट में 2 पॉइंट और लिखे हैं, सिग्निफिकेंट वाईटीएम। वाईटीएम बोले तो यील्ड टू मैच्योरिटी, सिग्निफिकेंट यील्ड टू मैच्योरिटी दे पाता है एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। और लोअर टैक्स लायबिलिटी, ये पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं था बट मॉड्यूल ने लिखा तो हमने भी लिख दिया लोअर टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट कम आएगा तो टैक्स भी कम भरना होगा। लॉजिकल सा पॉइंट है बट यहां पे दे रखा है। ये हो गया ऑल अबाउट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड पे स्कीम कौन सी एप्लीकेबल होती है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। डिपॉजिटरी रिसीट्स पे स्कीम एप्लीकेबल है, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। यहां पे एप्लीकेबल फॉरेन करेंसी एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। इसकी हिस्ट्री वगैरह भी हमने सब पढ़ी थी बट वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज था वो। अब आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। ये क्या कहता है कि मिनिमम टेन्योर होना चाहिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का, कितना? 5 इयर्स। कन्वर्टेबिलिटी जो है इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर 5 इयर्स। उसके बाद में मैक्सिमम एक्सपेंस अलाउड है। अगर पब्लिक इशू आप कर रहे हैं, पब्लिक इशू से कर रहे हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का, तो 4% ऑफ इशू साइज आप यूज कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट करें तो मैक्सिमम 2% का आप एक्सपेंस रेशियो कर सकते हैं, जो आप इधर उधर में खर्चा कर सकते हो। ये हो गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फिर इसी तरह से हम पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इसमें भी देखोगे तो मोरलेस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस देखो रेड में क्या लिखा है वो चेंज हो गया। इट इज नॉट कन्वर्टेबल, इट इज exchangeable into equity shares of another company. It is exchangeable into equity shares of another company. ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, अनदर कंपनी हमारी कोई सब्सिडरी वगैरह होती है, इसकी पेरेंट कॉमन पेरेंट कंपनी वाली होती है। ठीक है। उसके बाद में कौन ऑफरिंग कंपनी हो सकता है? जो कि लिस्टेड होनी चाहिए एंड साथ में एलिजिबल टू रिसीव ईसीबी और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल एज पर आरबीआई। तो हम हर किसी कंपनी का शेयर नहीं दे सकते, हम जिस कंपनी का शेयर देंगे उसका भी ऑफरिंग कंपनी जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए एंड एलिजिबल टू रिसीव ईसीबी और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एज पर आरबीआई, और वो सेम प्रमोटर ग्रुप का हमारा पार्ट होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके लिए अपनी एक स्कीम है, जैसे कि डिपॉजिटरी रिसीट्स आर कवर्ड अंडर डिपॉजिटरी स्कीम 2014, जैसे कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आर कवर्ड अंडर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। उससे से फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के लिए अपनी स्कीम 2008 की, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम 2008। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है बट वो पूरा रेपिटेशन था तो हमने पढ़ लिया पूरा अच्छे से नोट से। हमने एक चीज को स्पेशल फोकस किया, प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एक्सचेंजेबल बॉन्ड देते टाइम प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, तो हमने पढ़ा कि एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट 6 मंथ्स एंड एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट 2 वीक्स, ये लेंगे। इन दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी द मिनिमम प्राइस एट विच फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड विल बी शेयर्स वुड बी गिवन। और इस तरह से हमारा चैप्टर अंत की ओर आया। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली और हमारा चैप्टर पूरा अंत की ओर आया। फिर हमने कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में लिखा और चैप्टर वहां पे खत्म हो गया। इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में लिखा था, यस ये हमने कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज की बात की थी, हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। इंटरनेशनल एजेंसीज बात की थी, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन तीनों के बारे में मैंने बात की थी। और बस सिंपल, ये मैंने आपको ऐसे भी कहा था कि एक बार रीड कर लो बस। आइडियली आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए इंस्टीट्यूट ने, बट अगर पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए सिर्फ इसके लिए, इस पे इतना फोकस नहीं है। बट ये हो गया इंटरनेशनल एजेंसीज, 3 के बारे में पढ़ा था एंड दैट्स इट। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। फोकस करना ध्यान से। तो हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में 5 चीजें, इस चैप्टर में 5 चीजें। सबसे पहली चीज आ जाएगी आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, उसमें क्या पढ़ना है, 4 स्लाइड्स खत्म। फिर आता है डिपॉजिटरी रिसीट, उसमें क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसमें टाइप्स आ जाता है, कंपनी लॉ क्या कहता है, ये सारे कहता है। डिपॉजिटरी स्कीम 2014 क्या कहती है, अदर प्रोविजन क्या कहता है, 1 वे 2 वे फंजिबिलिटी, प्रोसीजर क्या क्या है, हाँ ऑटोमेटिक ये है, अप्रूवल वाला ये है,
प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन कौन से, ओके 3 हो गए, डिपॉजिटरी शीट्स के 2 हो गए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के, फिर हो गया इंटरमीडिएट्स कौन सी, ये सारे हो गए 3+3+3 और प्रिंटर भी आ जाता है। अदर थिंग्स फॉर लिस्टिंग, तो अदर थिंग्स हमने लास्ट वाले चार्ट में जो पढ़ा था कि ये है हमारा कौन से हमारे इस तरह से हमें रोड शोज करने, ऑफरिंग सर्कल होता है, रिसर्च पेपर होते हैं, ये सब हो गया अदर पॉइंट्स एंड टिंग खत्म होता है। फिर होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, लास्ट में इंटरनेशनल एजेंसी चैप्टर इस तरह से होता है खत्म। एंड दिस इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिपॉजिटरी शीट मेक्स दिस चैप्टर लिटिल लेंथी बट इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ट्रस्ट मी। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर आपको सेकंड टाइम तक कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है। और इंटरनेशनल एजेंसीज को जस्ट एक बार आपको रीड करना है, तो आपको सिर्फ रीड करके छोड़ देना, उसको इतना लोड नहीं लेना, रटते नहीं बैठना है, ओके। दिस इज ऑल विद चैप्टर नंबर 9। आई विल सी पीपल सून विद अनदर चैप्टर।